हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगाना है या आपने किसी भी देश का टूरिस्ट वीज़ा लगाना है तो आपको अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कैसे बनानी है। तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि मैं 10-11 पॉइंट बताऊंगा आपको। आपने उन पॉइंट्स को फॉलो करके अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना सकते हैं और अपना वीज़ा आप ले सकते हैं। तो इसके लिए पहले पॉइंट ये है कि जब भी आपने किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लगवाना है, मतलब जैसे मतलब ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, यूएसए का या यूके का या न्यूजीलैंड का या किसी भी शेंजन कंट्री का, तो आपको कम से कम एक साल पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि आप एक दिन उठेंगे और सुबह उठ के जाएंगे, कहेंगे कि मेरा वीज़ा लगना चाहिए और आपको मतलब इमीडिएटली वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ी प्रेपरेशन पहले ही करनी पड़ेगी। जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम एक साल पहले अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब मैं चलता हूँ दूसरे पॉइंट पे। अगर आप कोई भी टूरिस्ट वीज़ा लगवाना चाहते हैं, जैसे मैं ज़्यादातर बात करता हूँ कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की, तो उसमें 2 साल की ITR, इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं उसको, वो चाहिए होती हैं। तो अगर आपके पास 2 साल की ITR नहीं है तो आपका जो वीज़ा मिलना है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप अपनी पहले एक साल पहले, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक साल में कम से कम आप 2 ITRs फाइल कर सकते हैं। तो जैसे आज लास्ट डेट है, आज 31 मार्च है, 31 मार्च 2022 है, तो आज आप एक पिछले साल की ITR सबमिट कर सकते हैं। तो आज मैं जो लोग भी कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगवाना चाहते हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो आज जाके अपनी ITR फाइल कर दें। अब कल से दूसरा साल शुरू हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप, थोड़े 1-2 महीने के बाद अपनी आप नई ITR इशू करवा सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। तो उससे आपको 2 ITR मिल जाएंगी एक ही साल में। तो इससे आपका जो पहली कंडीशन है कि आपको 2 साल की ITR चाहिए, वो आपकी पूरी हो जाएंगी। तो अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। इसमें क्या है कि आपको जो भी ITR आपने फाइल करनी है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम फाइल करिए। जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो आप मैक्सिमम फाइल करिए, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि जो मैं यहाँ पे इंडिया में वेल सेटल्ड हूँ। तो उसके लिए आपको जितनी मैक्सिमम आप ITR फाइल कर सकते हैं आप कर दीजिए। क्योंकि 5 लाख तो वैसे भी आप नील ITR फाइल कर सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा आप करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे। और उसके बाद क्या है कि अगर आप देखो, अगर तो आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी अकाउंट में आएगी, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो इजीली बन जाएगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपना एक आप करंट अकाउंट खुला लीजिए। देखो, एक साल पहले तैयारी करने का ये फ़ायदा होता है कि आप अपना करंट अकाउंट खुला सकते हैं और उसमें जो अपने आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, उससे उसको आप अपने ITR के साथ मैच भी कर सकते हैं। तो उससे आप अगर अपना थोड़ा बहुत पैसा, अगर आप सेविंग्स दिखाना चाहते हो, सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आपकी बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी और ITR भी आपकी मैच हो जाएगी आपके इनकम के साथ। उसके बाद चलते हैं पाँचवें पॉइंट में। पाँचवा पॉइंट ये कहता है कि जैसे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसको रजिस्टर करवा लीजिए, GST नंबर ले लीजिए अगर आप ले सकते हैं तो। अगर नहीं ले सकते हो तो आप उसके लिए आधार, उद्यम आधार बनाइए, या जिसको MSME सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो आप बनवा के अपना बिजनेस रजिस्टर करवा लीजिए। तो वो एक आपका प्रूफ बन जाएगा आपका बिजनेस का। तो इससे भी आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग हो जाएगी। देखो, प्रोफाइल का मतलब होता है फाइनेंशियल प्रोफाइल। आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल पे आपने वर्क करना। आप तो कोई ना कोई काम तो आप कर ही रहे हो, बस उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रोफाइल पे आपको वर्क करना है। तो अब हम चलते हैं छठवें पॉइंट पे। छठवें पॉइंट में ऐसे है कि जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, जो मतलब खेती बाड़ी के साथ रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, जैसे सेब का बाग है या कोई भी ऐसे ऑर्चर्ड है, फार्मिंग जिसको कहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि अपना जो J फॉर्म है वो अपने अकाउंट में लेने चाहिए। जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है, जब आप अपनी कणक या अपनी जो गेहूं है या जो भी चावल है, जो भी आप उगाते हैं वो मंडी में बेचते हैं, तो आपको जो J फॉर्म मिलता है वो अपने अकाउंट में लीजिए। उससे क्या है कि आपके अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में एंट्रीज आ जाएंगी। आप उससे फिर इजीली अपना जो है बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। उससे आपका जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग बनेगा और जेन्युइन बन जाएगा, ये लगेगा कि असली प्रोफाइल है आपका। अब हम चलते हैं उसके बाद सातवें पॉइंट पे। सातवें पॉइंट में ये है कि जब आपने बैंक अकाउंट अपना खुला लिया, उसमें आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाने में जब आप वर्क करने लग जाते हैं, तो उसमें हर महीने कुछ ना कुछ आप सेविंग कीजिए। धीरे धीरे आप सेविंग कीजिए, उसको ऐड कीजिए। जो आप सेविंग कर रहे हैं उसको जैसे जैसे आप ऐड करेंगे तो अपना आपका बैंक बैलेंस है वो बढ़ता जाएगा।
वो मेंटेन रहेगा, तो उससे आपकी प्रोफाइल अच्छी लगेगी। और अगर जब वो वीज़ा ऑफिसर भी आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को देखेगा तो उसको आपके प्रोफाइल में कॉन्फिडेंस होगा और आपको वो इजीली जो है कनाडा का वीज़ा या कोई भी कंट्री का वीज़ा वो आपको ग्रांट कर देगा। तो उसके बाद चलते हैं हम 8वें पॉइंट में। 8वें पॉइंट में ये है कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि मेरी जो सैलरी है कैश में मिलती है, तो आप ट्राई करिए अपने एम्प्लॉयर से बात करिए कि जो मेरी सैलरी है वो अकाउंट में डालें। और अगर नहीं भी वो डाल रहे, अगर आपको कैश मिल रहा है तो उसको आप सीधा जाके बैंक अकाउंट में अपने जमा कर दीजिए। आप एक फ़िक्स्ड टाइम रखिए, एक फ़िक्स्ड डेट रखिए, हर महीने आप अपने पैसे उसमें जमा कराइए, क्योंकि सैलरी है जो आपकी तनख्वाह है वो एक ख़ास दिन पे आती है, एक ख़ास पर्टिकुलर डे पे आती है, तो वही चीज़ आप उसमें अपने बैंक स्टेटमेंट में दिखाइए। अगर आपको कैश में मिलती है तो हर महीने जो एक आपने एक डे फिक्स किया सैलरी का, उस दिन आप जाके उसमें अपने पैसे जमा करवा दीजिए जो भी आपको सैलरी मिलती है। नहीं तो आप वैसे ट्राई करिए, बेस्ट तो ये है कि अपने एम्प्लॉयर को कहिए कि वो आपके बैंक अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करे। तो इसके बाद चलते हैं हम 9वें पॉइंट में। 9वें पॉइंट में जो लोग बाहर काम करते हैं, जैसे कोई दुबई में काम करता है, कोई कतर में करता है, कोई कुवैत में कर रहा है, या कोई सिंगापुर में, ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि एक अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेना चाहिए। और जहाँ वहाँ का जो भी वर्क परमिट मिलता है उनको, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो आपके पास कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वो आप इकट्ठे कीजिए। अपनी सैलरी स्लिप्स इकट्ठी कीजिए, कम से कम छः महीने की आप अपनी सैलरी स्लिप्स इकट्ठी कीजिए, उनको संभाल के रखिए। और उसके बाद जो अपनी जो सैलरी है जो आपकी बैंक अकाउंट में आती है, तो अपनी बैंक स्टेटमेंट को बनाइए, उसको बिल्ड कीजिए, उसमें से ही अपनी ट्रांजैक्शन कीजिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ कीजिए, गूगल पे यूज़ कीजिए, पेटीएम यूज़ कीजिए, फ़ोन पे यूज़ कीजिए, उससे आप एंट्रीज दिखाइए अपने बैंक अकाउंट में। उससे आपकी जो आपकी बैंकिंग हिस्ट्री बन जाएगी। बैंक स्टेटमेंट को बैंकिंग हिस्ट्री कहती है। तो बैंकिंग जो हिस्ट्री है वो धीरे धीरे बनती है, इतिहास हमेशा धीरे धीरे बनता है, उसको टाइम लगता है। तो उस हिसाब से अपनी आप बैंक स्टेटमेंट बनाइए। उसके बाद हम चलते हैं 10वें पॉइंट पे। अगर आपके पास सोर्स ऑफ फंड्स हैं, आपके पास ज़्यादा फंड्स हैं, तो आप ये करिए कि आप थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री भी बनाइए। अगर आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप जो आसपास के कंट्रीज़ हैं, इंडिया के आसपास के कंट्री है, वहाँ पे ट्रैवल कीजिए। उससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी, उससे भी आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। उससे भी जो वीज़ा ऑफिसर को कोई दिक्कत नहीं होगी आपको वीज़ा ग्रांट करने के लिए। उसके बाद अगर आपका कोई बाहर रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली फ्रेंड है, या कोई फैमिली मेम्बर आपका बाहर है, तो आप उससे स्पॉन्सरशिप लेटर मंगाइए। उससे भी आपकी जो प्रोफाइल है, जब आप सबमिट करेंगे अपनी फ़ाइल, तो उसमें अगर आप अपनी स्पॉन्सरशिप लेटर लगाएंगे तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनेगी। उससे आपको वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस 100% तक बढ़ जाते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने जो आपको है सारे पॉइंट्स बताने की कोशिश की है, जिससे आप अपनी प्रोफाइल जो आप फाइल बनाना चाहते हैं उसमें जो जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, आप वो कैसे इकट्ठे करने हैं धीरे धीरे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको नई बातों का पता लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट मिले, उनको इस वीडियो का ज़्यादा फ़ायदा हो, उनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो। तो इसके लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके बाद जो लोग मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है या नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मेरे को जो इस स्क्रीन पे मोबाइल नंबर आ रहा है उस पर फ़ोन करके अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप अपना कोई क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालते हैं तो मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूँगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप
कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा।